आज हम मर्ज टू सॉर्टेड एरेज विदाउट एक्स्ट्रा स्पेस इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इस क्वेश्चन में हमें दो एरेज दे दी जाती हैं, वो इंडिविजुअली सॉर्टेड होती हैं, जैसे ARR1 1357 और ARR2 02689। और हमें कहा जाता है कि इन दोनों एरेज को आप इस तरह से सॉर्ट कीजिए कि ARR1 में सारे छोटे एलिमेंट्स हों जो सॉर्टेड हों और ARR2 में उससे बड़े एलिमेंट्स हों जो सॉर्टेड हों। तो इस क्वेश्चन को हमने विथ एक्स्ट्रा स्पेस किया है इस हमारे पिछले वीडियो में, लेकिन इस वीडियो में हम विदाउट एक्स्ट्रा स्पेस इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हम डायरेक्टली सोल्यूशन पर नहीं जंप करेंगे, बल्कि स्टेप बाय स्टेप ये देखेंगे कि कैसे सोच सोच के हम सोल्यूशन तक पहुंचते हैं। इस चैनल पर हम डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स के क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं सिंपलेस्ट वर्ड्स में, फंडामेंटल अप्रोच से। अगर आपको इस चीज़ में इंटरेस्ट है और आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कुछ की थिंग्स नोट कर लेते हैं जो हमें क्वेश्चन में दी हुई है। पहली है कि दो सॉर्टेड एरेज हैं, उनके साइजेस n और m हैं। ये नॉन डिक्रीजिंग है, नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है। इसका मतलब कि दो एलिमेंट्स सेम भी हो सकते हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होना ज़रूरी नहीं है, नॉन डिक्रीजिंग है। ये हमें दिया हुआ है। अगर एग्जाम्पल हम लेके देखें तो मान लीजिए कि पहली एरे है हमारे पास 1, 3, 5 और 7, और दूसरी एरे है मान लीजिए कि 0, 2, 6, 8 और 9। तो ये हमसे क्या चाहते हैं कि हम इन दोनों एरेज को इस तरह से मॉडिफाई कर दें कि हमारी फाइनल दोनों एरेज इस तरह से दिखे, सॉर्टेड 0, 1, 2, 3। इसमें 4 एलिमेंट्स थे तो 4 सबसे छोटे इसमें, और उसके बाद 5, 6, 7, 8, 9। इसमें 5 एलिमेंट्स थे तो उसके बाद के 5 इसमें, लेकिन कंप्लीटली सॉर्टेड 0, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9। ये पहले सॉर्टेड थे लेकिन इंडिविजुअली, ये एरे अपने आप में सॉर्टेड थी, ये एरे अपने आप में, बट 7 वॉज स्टिल ग्रेटर देन 0, राइट। तो अगर हम देखें अपने मान लीजिए ये हमारा सॉल्यूशन है, ब्लैक बॉक्स, इनपुट आउटपुट देखना चाह रहे हैं, तो हमें इनपुट में दो एरे मिल रही हैं और हमें आउटपुट में एक्चुअली कुछ नहीं देना है, हमें इन्हीं एरेज को मॉडिफाई कर देना है, राइट। तो हमारा जो भी फंक्शन होगा वो कुछ इस टाइप का दिखेगा कि void merge arrays, और जिसमें इनपुट है ARR1 उसका साइज, ARR2 और उसका साइज, ये हमें भरना है। तो पिछले वीडियो में हमने इसी क्वेश्चन को एक्स्ट्रा स्पेस के साथ सॉल्व किया था। तो उसमें हमने कैसे किया था कि जैसे मान लीजिए ये दो एरे हैं ARR1 और ARR2, और इसमें ARR1 पे आइट्रेट करने के लिए हमने एक पॉइंटर i रख दिया, ARR2 पे आइट्रेट करने के लिए हमने एक पॉइंटर j रख दिया। हमने एक जिसका साइज़, एक एरे डिक्लेयर की जिसका साइज़ पहली दोनों एरेज के सम के बराबर था, यानी कि जैसे कि यहाँ पर 10, और हमने इस एरे को भरना शुरू किया। हम इसकी हर एक पोजीशन को कैसे भरते? हम इसकी हर एक पोजीशन को भरने के लिए इन दोनों के एलिमेंट्स को कंपेयर करते, जो छोटा होता उसको भर देते और फिर नेक्स्ट में आगे चल जाते, और इस तरह से हम ये एरे भर देते। लेकिन हमें फाइनल आउटपुट चाहिए ये, जिसमें सेम एरेज में ही हमने सॉर्ट कर दिया हो। ये 1357 वाली एरे में बस 0, 1, 2, 3 आ गए हों और बाकी में ये आ गए हों। तो इसके लिए हमें विदाउट एक्स्ट्रा स्पेस करना है। अब हम विदाउट एक्स्ट्रा स्पेस कैसे करेंगे, ये सोचने के लिए पहले ऐसे सोचते हैं कि यहाँ पर हमें स्पेस की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर 0 और 1 को कंपेयर कर रहे हैं, तो अब इन दोनों के कंपैरिजन से मुझे पता है कि 0 छोटा है, तो मुझे पता है कि यहाँ पर 0 आना चाहिए। तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली 0 क्यों नहीं लिख सकता हूँ? मैं यहाँ पर 0 डायरेक्टली इसलिए नहीं लिख सकता हूँ क्योंकि मान लीजिए अगर मैंने यहाँ पर 0 लिख दिया होता तो फिर अगले आइट्रेशन में मैं 1 और 2 को कंपेयर ही नहीं कर पाता, क्योंकि 0 आ चुका है यहाँ पर। तो अब नेक्स्ट नंबर जो यहाँ पर आना है वो 1 और 2 में से कोई आना है, लेकिन मैंने यहाँ ऑलरेडी 0 लिख दिया तो आई एम लूजिंग 1। तो ये चीज़ हो नहीं पा रही है। तो प्रॉब्लम क्या आ रही है कि मेरे को हर एक पोजीशन पर ना सिर्फ उसकी नई वैल्यू यानी कि 0 याद रखनी है, बल्कि मेरे को उसकी पुरानी वैल्यू यानी कि 1 भी याद रखनी है। हर एक पोजीशन पर मुझे ऐसा चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि नई वैल्यू तो मेरा फाइनल आंसर में है
और पुरानी वैल्यू मुझे इसलिए चाहिए क्योंकि अगले पोजीशंस को भरने के लिए मेरे को उसकी पुरानी वैल्यू की ज़रूरत हो सकती है। तो मान लीजिए मैजिकली ऐसा कुछ हो सकता कि मैं एक ही पोजीशन पर ओल्ड और न्यू दोनों वैल्यू रख सकता। जैसे एक ये ओल्ड हो गई और यहाँ पर मैं नई डाल देता। सिमिलरली यहाँ पर ओल्ड हो गई, यहाँ पर मैं नई वैल्यू। सिमिलरली यहाँ ओल्ड, ये नई। सिमिलरली ऐसे अगर ऐसा मैं कुछ कर सकता तो बेस्ट हो जाता, जिसमें मेरे पास न्यू वैल्यू भी रह जाती और ओल्ड वैल्यू भी रह जाती। तो क्या ये पॉसिबल है विदाउट यूजिंग एक्स्ट्रा स्पेस? क्या मैं एक पोजीशन पर दोनों वैल्यूज़ रख सकता हूँ, दो वैल्यूज़? हाँ, ये पॉसिबल है। ये एक बहुत ही कॉमन टेक्निक है जो आपको काफ़ी बार यूज़ करने में आ सकती है अलग अलग प्रॉब्लम्स में, पर ये बहुत इजी टू थिंक नहीं है कि हम खुद से ये चीज़ सोच पाएँ। इसलिए शायद बहुत बड़े बड़े लोग ये चीज़ पहले सोच गए हैं, बस हमें ये पैटर्न यूज़ कर लेना है। जब भी कोई हमें दो वैल्यूज़ एक ही जगह पे स्टोर करनी है तो हम कैसे करेंगे, तो उसको देखते हैं। तो जैसे मान लीजिए ये एरे थी जिसकी ओल्ड वैल्यूज़ थी 1357, न्यू वैल्यू 30123। तो हम चाह रहे हैं कि यहाँ पर हम ऐसे कौन सी वैल्यूज़ स्टोर करें जिससे हमें जब चाहे तब हमें ओल्ड वैल्यूज़ मिल जाए, जब चाहे तब हमें न्यू वैल्यूज़ मिल जाए। तो इसके लिए हम एक बहुत ही सिंपल चीज़ यूज़ करेंगे। वो ये है कि अगर कोई भी एक नंबर है, लेट्स से ए, ठीक है, उसको हम लेट्स से किसी एक नंबर से डिवाइड करते हैं एक्स, तो हमें कुछ एक रिजल्ट मिलता है, लेट्स से R1। सिमिलरली कोई एक नंबर है ए जिसको हम उसी एक्स से उसका रिमाइंडर लेते हैं तो हमें कोई दूसरी वैल्यू मिलती है R2। तो इसी को ही हम अगर R1 और R2 न्यू वैल्यूज़ और ओल्ड वैल्यूज़ हैं, मान लीजिए कि R1 को ही हम न्यू वैल्यू कह देते हैं और R2 को ही ओल्ड वैल्यू, तो हम यहाँ पर A को स्टोर कर सकते हैं। तो एक मिनट दीजिए, इसमें आपको समझ में आएगा। तो बेसिकली हमें जो इंटरमीडिएट वैल्यू यानी कि जो A हमें स्टोर करना है, इंटरमीडिएट वैल इज़ इक्वल टू, ये क्या होने वाली है, दिस इज़ इक्वल टू जो भी अपनी न्यू वैल्यू है, जो लेट्स से न्यू वैल्यू इनटू लेट्स से सम x प्लस ओल्ड वैल्यू। ये है x, क्या है हमारा, वो फैक्टर है एक। तो आप जैसे देखिए, ये हम इस पोजीशन पे हम क्या रख सकते हैं, हमारी न्यू वैल्यू क्या है, 0 इंटू लेट्स से x इज इक्वल टू हमने मान लीजिए हमने 10 रख लिया, तो हम इस पोजीशन पे हम क्या रखेंगे, 0 इंटू 10 प्लस ओल्ड वैल्यू यानी कि 1। सिमिलरली इस पोजीशन पे हम क्या रखेंगे, इस पोजीशन पे हम रखेंगे 1 इंटू 10 प्लस 3 यानी कि 13। सिमिलरली इस थर्ड पोजीशन पे हम क्या रखेंगे, 2 इंटू 10 20 प्लस 5 यानी कि 25। अब आप भूल जाइए कि आपको ये पता है, बस आपको ये एरे पता है और आपको एक नंबर पता है 10। तो आप क्या इनसे अपनी ओल्ड वैल्यू और न्यू वैल्यू दोनों निकाल सकते हैं। जैसे 25 है तो 25 डिवाइडेड बाय 10 हम करेंगे तो 2 मिल जाएगा, 25 मॉड 10 करेंगे तो 5 मिल जाएगा। सिमिलरली 13 बाय 10 किया तो 1 मिल गया, 13 मॉड 10 किया तो 3 मिल गया। तो इस तरह से हमने एक वैल्यू में ओल्ड वैल्यू और न्यू वैल्यू दोनों स्टोर करके रख ली है। अब वैसे ध्यान से देखा जाए तो ये एक वैल्यू नहीं है, ऑब्वियसली हम हर एक पोजीशन पर दोनों चीज़ स्टोर कर रहे हैं, ए और एक्स, बट वो एक्स इन सभी के लिए कॉमन है, इसलिए हम यहाँ पर एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ नहीं कर रहे हैं एक तरह से। अब x क्या होना चाहिए, तो x आइडियली जितने भी आपके पास नंबर्स हैं उन सब में सबसे बड़ा होना चाहिए, या उन बेसिकली सबसे बड़े नंबर से भी थोड़ा ही होना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर x ओल्ड वैल्यू से छोटा होगा तो जब हम a मॉड x करेंगे तो ऐसा हो सकता है कि हमें ओल्ड वैल्यू ना मिले और उससे और थोड़ी कम वैल्यू मिल जाए। अच्छा, जो अब हमने ये सीख लिया, इसे हम अपनी प्रॉब्लम में यूज़ कैसे करेंगे। तो अब हमारे पास अभी भी हमारे पास 3 पॉइंटर्स चलेंगे। i जो करंट स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन दी फर्स्ट एरे ट्रैक करेगा, j जो कि करंट स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन द सेकेंड एरे ट्रैक करेगा, और तीसरा है k जो कि इस पोजीशन को ट्रैक करेगा जिस पोजीशन पर अब नेक्स्ट नंबर आना है। और जब भी हमें नेक्स्ट नंबर किसी पोजीशन पे यानी kth पोजीशन पे डालना होगा तो हम सीधे की सीधे न्यू वैल्यू नहीं डाल देंगे, हम एक न्यू वैल्यू और ओल्ड वैल्यू से इंटरमीडिएट वैल्यू यानी कि a निकालेंगे और वो डाल देंगे। तो अल्टीमेटली हमारे पास ये ख़त्म होने के बाद एरे के सभी पोजीशंस पे, दोनों एरे की सभी पोजीशंस पर एक इंटरमीडिएट वैल्यू होगी जिसमें
न्यू वैल्यू भी होगी और ओल्ड वैल्यू भी होगी। तो जब ये हो जाएगा तब हम फाइनली पूरी एरे को, दोनों एरेज को x से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास सिर्फ न्यू वैल्यूज़ रह जाएंगी उस x में, उन एरेज में, और वो हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम इसका एल्गोरिदम लिखने का ट्राई करते हैं। तो पहले हम सोचते हैं कि हम ओवरऑल करने क्या वाले हैं। ओवरऑल हमें इतना तो समझ आ रहा है कि हम आइटरेट करने वाले हैं। हम एक आइटरेटर चलाएंगे i जो कि इस एरे में आइटरेट करेगा, एक आइटरेटर चलाएंगे j जो कि इस एरे में आइटरेट करेगा, और एक हम चलाएंगे k बस उस पोजीशन को ट्रैक करेगा जिसमें हम अभी नेक्स्ट वैल्यू भर रहे हैं। तो हर आइटरेशन में क्या होगा, हर आइटरेशन में हम ये a1i और a2j को कंपेयर करेंगे। इनमें से जो छोटा होगा उसको हम kth वाली पोजीशन में भर देंगे और फिर k को आगे बढ़ा देंगे, और i या j में से जो भी यूज़ हुआ होगा उसको आगे बढ़ा देंगे। तो बेसिकली हम हर आइटरेशन में एक सबसे छोटा एलिमेंट निकाल रहे हैं और उसे kth पोजीशन पे भर रहे हैं, और ऐसे k अपना यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा भर दिया जाएगा, राइट। तो इसे हम लिखने की कोशिश करते हैं एल्गोरिदम फॉर्म में। तो बेसिकली आइटरेट तो हम कर रहे हैं, राइट। आइटरेट करने में हमारे पास हमेशा i होगा एक, हमारे पास हमेशा j होगा, और हमेशा हमारे पास k होगा। तो सबसे पहले हमें वैल्यू निकालनी है i वाले की। तो i की वैल्यू हम क्या बस ऐसे ही डायरेक्टली उठा लें? नहीं, हमें i पर बेसिकली ओल्ड वैल्यू निकालनी है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि किसी पोजीशन पर अभी तक हम इंटरमीडिएट वैल्यू डाल चुके हों, जैसा कि हमने पिछले इसमें देखा। अब ऐसे ही हम ओल्ड j वैल्यू निकाल लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, इन दोनों को कंपेयर कर लेंगे, ओल्ड i और ओल्ड j को, और इन दोनों को हम जब कंपेयर कर लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा कि k वाली पोजीशन पर नई वैल्यू क्या होनी चाहिए, ये मिल जाएगा, राइट। तो क्या हमें अब k पर डायरेक्टली ये वैल्यू डाल देनी चाहिए? नहीं, हमें नहीं डालनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें k पर भी कभी ओल्ड वैल्यू की ज़रूरत पड़ सकती है। तो हम k पर डालेंगे कोई इंटरमीडिएट वैल्यू, जिससे हमें न्यू k भी मिल सके कभी, और कभी हमें ओल्ड k भी मिल सके। ये कैसे डालेंगे ये चीज़ भी हम देखेंगे। और जैसे भी अगर k कंपैरिजन से हमें पता चल जाएगा कि हमने i वाला यूज़ लिया या j वाला यूज़ लिया, तो हम अकॉर्डिंगली i++ या j++ कर देंगे। अब ये लूप कब तक चलेगा? ये लूप जब तक चलेगा जब तक इन दोनों में से कोई भी एरे ख़त्म नहीं हो गई हो। तो बेसिकली लेट्स से i इज़ लेस देन n एंड j इज़ लेस देन m। इनमें से एक भी एरे अगर ख़त्म हो गई है तो फिर हमें कुछ नहीं करना, बचे हुई k वाली पोजीशंस पर जो एरे अभी तक ख़त्म नहीं हुई है उसके एलिमेंट्स हमें डाल देने हैं, राइट। तो बेसिकली इस लूप से बाहर आने के बाद अगर फर्स्ट एरे बच रही है तो हम फर्स्ट एरे पे आइटरेट करके बची हुई k को फिल कर लेंगे, और अगर सेकेंड एरे बच रही है तो सेकेंड एरे पर आइटरेट करके बचे हुए k पोजीशंस फिल कर लेंगे एकदम सेम तरह से, राइट। और फिर फाइनल स्टेप क्या होगा? फाइनल स्टेप में हमारे पास इन दोनों एरेज में सभी पोजीशंस पर इंटरमीडिएट वैल्यूज़ पड़ी होंगी, राइट। तो हमें इंटरमीडिएट वैल्यू से हमें आना है जो ओनली न्यू वैल्यूज़। तो ये हम कैसे करेंगे? इसके लिए हमें ध्यान है कि हमने क्या फार्मूला यूज़ किया है। तो बेसिकली फार्मूला है कि इंटरमीडिएट वैल्यू इज इक्वल टू न्यू वैल्यू इंटू एक्स प्लस ओल्ड वैल्यू। अब इससे हमें पता चला कि अरे यार हमने x तो कैलकुलेट ही नहीं किया, तो अब अगर हमें x ही नहीं पता तो हम कभी इंटरमीडिएट वैल्यू भी नहीं भर पाएंगे। तो बेसिकली इस स्टेप के पहले हम यहाँ पर x भी कैलकुलेट कर लेंगे। लेट्स से वी कैलकुलेट समथिंग कॉल्ड, x को हम फैक्टर नाम दे देते हैं, फैक्टर, जो बहुत सिंपल है, कुछ नहीं, इन सभी नंबर्स में से जो सबसे मैक्सिमम नंबर है उससे बड़ा कोई भी नंबर चूज़ कर लो। तो जैसे लेट्स से हम 10 चूज़ कर लेंगे, राइट। तो x हमारे पास आ जाएगा, और फिर फाइनल स्टेप में अगर हमें इंटरमीडिएट वैल्यू से सिर्फ न्यू वैल्यू लानी है तो हम डिवाइड बाय x कर देंगे, तो हमारे पास सिर्फ न्यू वैल्यू बच जाएगी। और सिमिलरली इसी फॉर्मूले को यूज़ करके हम इंटरमीडिएट वैल्यू एट पोजीशन k भी भर देंगे। हमारे पास यहाँ न्यू वैल्यू ऑफ एट k है, और जैसे ओल्ड एट i और ओल्ड एट j निकाला
वैसे ही हम ओल्ड एट के भी निकाल सकते हैं और उसकी मदद से हम यहाँ पर इंटरमीडिएट वैल्यू भी भर देंगे, राइट। और ओल्ड वैल्यू अगर हमें निकालनी है एट आई या जे या एट के एट एनी पोजीशन, तो यहाँ पर जो भी वैल्यू है हम उसको मॉड एक्स करेंगे तो हमारे पास ओल्ड वैल्यू आ जाएगी। ए मॉड एक्स से हमारे पास ओल्ड वैल्यू आ जाएगी, राइट। इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा कि ओल्ड वैल्यू निकालने के लिए हम मॉड एक्स कर रहे हैं। अब इसमें किसी समय तो ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर इंटरमीडिएट वैल्यू हो और किसी समय ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर सिर्फ ओल्ड वैल्यू ही पड़ी हो। अगर वो एलिमेंट अभी तक यूज़ ही नहीं आया तो वहाँ पर ओल्ड वैल्यू ही पड़ी रहेगी, इंटरमीडिएट वैल्यू रहेगी ही नहीं। बट चाहे आप ओल्ड वैल्यू मॉड एक्स करें चाहे आप इंटरमीडिएट वैल्यू मॉड एक्स करें, आपको हमेशा ओल्ड वैल्यू मिल जाएगी। अब हम एक वर्किंग कोड भी देख लेते हैं। इस कोड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो इसमें हमने सबसे पहले कुछ नहीं, वही अपने वेरिएबल्स डिक्लेयर कर दिए हैं आई जे के, और इसके अलावा कुछ और वेरिएबल्स जो हम आगे यूज़ करेंगे वो डिक्लेयर कर दिए हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमने कैलकुलेट फैक्टर, यानी कि जो हम एक्स कैलकुलेट करते हैं अपने फॉर्मूले में, वो हमने किया है। इसका मेथड नीचे है और इसमें कुछ नहीं, बस दोनों एरेज की मैक्सिमम वैल्यूज़ में से जो मैक्सिमम है उसके ऊपर का एक नंबर चूज़ कर लिया है। फिर ये हम आइटरेट कर रहे हैं, जब तक कि कोई भी एटलीस्ट वन एरे इज़ नॉट फिनिश्ड, राइट। और इस हर एक आइट्रेशन में हमने सबसे पहले ओल्ड वैल्यू एट आई, ओल्ड वैल्यू एट जे निकाला है। गेट ओल्ड वैल्यू एक मेथड है, वो कुछ नहीं करता है, वो आप बहुत ही सिंपली जो भी एरे है उसमें उस एरे का जो एलिमेंट है उसको फैक्टर के साथ मॉड करके आपको रिटर्न कर देता है। तो इस तरह से हमारे पास ओल्ड वैल्यू एट आई, ओल्ड वैल्यू एट जे मिल जाती है, ओल्ड वैल्यू एट के मिल जाती है। फिर हम यहाँ पर कंपेयर कर लेते हैं आई और जे को, और अकॉर्डिंगली हमें पता चल जाती है कि न्यू वैल्यू एट के क्या है। अब हमारे पास न्यू वैल्यू एट के तो आ जाती है, लेकिन हम डायरेक्टली उसको के पर नहीं डालते हैं, हम पहले इंटरमीडिएट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो इंटरमीडिएट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए भी हमें न्यू वैल्यू, ओल्ड वैल्यू और फैक्टर, ये तीनों चीज़ चाहिए होती है। और ये एक हमने मेथड बना रखा है कैलकुलेट इंटरमीडिएट वैल्यू, जो कि न्यू वैल्यू इंटू फैक्टर प्लस ओल्ड वैल्यू करके रिटर्न कर देता है। तो यहाँ हमारे पास इंटरमीडिएट वैल्यू आ गई। अब हम ये इंटरमीडिएट वैल्यू को केथ पोजीशन पर भर देंगे, क्योंकि हम हर आइट्रेशन में एक पोजीशन भर रहे हैं। और केथ पोजीशन पर भरने के लिए भी हमने एक मेथड बना रखा है कि थोड़ा सा स्पेशल आइट्रेटर है, इन द सेंस कि ये एक एरे के साइज़ तक सीमित नहीं है। तो के की वैल्यू पहली एरे के साइज़ से भी बड़ी हो सकती है। तो अगर के की वैल्यू पहली एरे के साइज़ से कम है तो हम उसे ARR1 में डाल देते हैं, और अगर के की वैल्यू पहली एरे के साइज़ से ज़्यादा है तो हम अकॉर्डिंगली के माइनस पहले एरे के साइज़, यानी कि उस पोजीशन पर ARR2 में डाल देते हैं। और इस तरह से हम के पर भर देते हैं। और फिर इस लूप से हम जब बाहर आएंगे जब एटलीस्ट एक एरे ख़त्म हो चुकी है, तो जो भी एरे बची हुई है उसमें भी हम सिमिलर तरह से के पर वैल्यू भरते जाते हैं, चाहे फर्स्ट एरे बचे चाहे सेकंड एरे। अब बाय द एंड ऑफ दिस पोजीशन हमारे पास दोनों एरेज में सभी पोजीशंस पर इंटरमीडिएट वैल्यू आ चुकी है, तो उसको हम फैक्टर से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास फाइनल वैल्यूज़ आ चुकी होती हैं। इस वीडियो में हमने सबसे पहले इस प्रॉब्लम को एग्जाम्पल के साथ समझा। हमने देखा कि कैसे हमने पिछले वीडियो में इसे एक्स्ट्रा स्पेस के साथ यूज़ किया था, और एक्स्ट्रा स्पेस की हमें ज़रूरत क्यों पड़ रही थी। हमें पता चला कि हमें एक्स्ट्रा स्पेस की ज़रूरत इसलिए पड़ रही थी क्योंकि हम जो दो एलिमेंट्स कंपेयर कर रहे थे, तो ऐसा हो रहा था कि हमें किसी टाइम पर उसकी नई वैल्यू भी चाहिए रखने के लिए, और किसी टाइम पर हमें ओल्ड वैल्यू भी चाहिए बाद में कंपैरिजन के लिए। तो इसका सोल्यूशन हमने निकाला कि हम एक ऐसी वैल्यू इसमें फिल करेंगे विच विल बी इंटरमीडिएट, और जिससे हम किसी भी टाइम पर इसमें न्यू वैल्यू भी निकाल सकें और ओल्ड वैल्यू भी। तो ये फार्मूला हमने यूज़ किया, इंटरमीडिएट वैल्यू इज इक्वल टू न्यू वैल्यू इनटू फैक्टर प्लस ओल्ड वैल्यू, और इससे हमने एल्गोरिदम बनाया, और इस एल्गोरिदम का हमने फिर कोड वॉक थ्रू भी किया, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपके कोई भी डाउट्स वगैरह हों तो आप प्लीज़ वीडियो में कमेंट कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और प्रॉब्लम के साथ। थैंक यू।